नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपके हमारे चैनल पढ़ो रिंकू में। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्वरों के बारे में जानकारी ली थी। स्वर क्या है, स्वरों का उच्चारण कैसे किया जाता है, उच्चारण के आधार पर स्वर कैसे होते हैं और ध्वनि या प्रयत्न के आधार पर स्वर कैसे होते हैं, इनकी हमने चर्चा कर ली थी। अभी हम लोगों को चर्चा करना है व्यंजन क्या होते हैं और व्यंजनों का किस प्रकार से उच्चारण होता है, क्या उनका उच्चारण स्थान है और व्यंजन कहे किसे जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन किसे कहा जाता है, सबसे पहले यहाँ शुरुआत करते हैं। देखिएगा, व्यंजन जो स्वरों की सहायता से, देखिए जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, व्यंजन कहा जाता है। बिल्कुल, जो बैसाखी पे चलते हैं, किसके, स्वरों के, याद कर लीजिए, कभी भूलना नहीं है। जो बैसाखी पर चलते हैं किसके, स्वरों के, वही क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। ठीक है, व्यंजन वे होते हैं जो स्वरों की बैसाखी या स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। एकदम दिमाग में रख लीजिएगा, स्वरों की सहायता से बोलने वाले कौन है, व्यंजन है। इन व्यंजनों को बैसाखी की आवश्यकता पड़ती है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। कह रहा है कि व्यंजन के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला होता है स्पर्श व्यंजन। हम लोग अभी स्पर्श व्यंजनों की चर्चा करेंगे। स्पर्श व्यंजन जिसे बोलते समय जीभ मुख के किसी न किसी हिस्से को क्या कर दे, स्पर्श कर दे। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श। देखिए, मेरी क्लास में एक काम करना है आपको, दिमाग खुला रखना है, कॉपी नहीं भी रहेगी तो चल जाएगी। समझिए, शब्दों से अर्थ निकाल के आप उसको हल करिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर से देखना है ध्यान से। कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन क्या है, तो स्पर्श व्यंजन वही होगा जिसमें स्पर्श होगा। क्या स्पर्श होगा भाई, व्यंजन बोलते कहाँ से हैं, मुख से। मुख में क्या होता है, जीभ, दांत होते हैं, होठ्स होते हैं। तो कह रहा है कि जब जीभ बोलते समय मुख के किसी भी हिस्से को क्या कर दे, छू ले, स्पर्श कर ले, उसी को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसमें मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, स्पर्श व्यंजन के बाद है, ये देखिएगा स्वरों का जो पूरा उच्चारण है, हम तो छोटा कर दे रहे हैं, पूरी चीज़ आप समझ लीजिएगा। पूरा जो उच्चारण है आप ये समझिएगा। देखिए, इसी एक मानचित्र से हम लोग समझेंगे प्राण के आधार पे, ठीक है, घोषत्व के आधार पे, दोनों हम समझेंगे कि प्राण के आधार पे स्वर कितने कैसे होते हैं और घोषत्व के आधार पे कैसे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्राण के आधार पे तो पहले समझेंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझिएगा कि प्राण कहते किसे हैं। भाई, हम जीवित हैं क्योंकि हमारे अंदर प्राण है, लेकिन हम नहीं जीवित रहेंगे तो हमारा प्राण नहीं रहेगा, ये हमको पता है, सबको पता है। लेकिन वो प्राण है क्या, हमारे शरीर में क्या ऐसा नहीं रहेगा कि हम जीवित नहीं रहेंगे। आप बताएं, क्या ऐसा होगा कि हम जीवित नहीं माने जाएंगे। आँख रहेगी कि कान नहीं रहेगा कि हाथ नहीं रहेंगे, भाई बताइए तो, क्या ऐसा नहीं रहेगा कि हम निर्जीव हो जाएंगे। प्राण नहीं रहेगा तो हमको पता है, लेकिन दिखेगा क्या ऐसा, तो वो है कौन, सांस, हवा। जब हम सांस लेना क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो लोग बता देंगे कि भाई इनका जो है काम हो गया है, इनको लेके चले चलिए। तो प्राण है, प्राण कौन है, हवा है। प्राण कौन है, हवा है। हवा से हम पहचानते हैं, तो प्राण का मतलब क्या है, हवा है। ठीक है, क्लियर है आप लोग। अब हवा के आधार पे वर्ण कैसे होंगे, दो प्रकार के होंगे। भाई, जब हम बोलते हैं, आप हाथ सामने रख के देखिए, हम बोल रहे हैं, मुख से हवा आ रही है, कुछ भी बोलेंगे देखिए हवा लग रही है, सटाक देखिए लगेगी। क बोलेंगे, ख बोल रहे हैं, लेकिन आप महसूस करिए, क, ख, ग, घ, अंग, आप देखेंगे कि किसी में हवा हाथ को छू रही है और किसी में नहीं छू रही है। क्यों नहीं छू रही है, क्योंकि कुछ में हवा कम निकल रही है, छूने लायक नहीं है, और कुछ वर्णों में हवा ज़्यादा निकल रही है, जिससे वो हाथ को हमारे क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो इस प्रकार से हमने व्यंजनों को दो भागों में बांट लिया। प्राण के आधार पे दो हो गए, एक अल्प प्राण और दूसरा क्या हो गया भाई, महाप्राण। दूसरा क्या हो गया भाई, महाप्राण। इसमें कोई डाउट नहीं है, दो हो गए, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। ठीक है, आप बोलिए। देखिए कितना वैज्ञानिक ढंग है,
कोई रटने की जरूरत नहीं है, वैज्ञानिक ढंग से बोलिए। आपसे मैं पूछूं कि भाई पहले सांस लेंगे कि पहले छोड़ देंगे, क्या लेंगे? बिल्कुल आप पहले सांस लेंगे, तो लेंगे तो क्या बोलेंगे? कब? देखिए कब, हाथ रखिए, कब? हवा लगी? नहीं लगी, तो सांस हमने लिया, लिया मतलब ये क्या है? अल्प प्राण है। अब बोलेंगे क्या? ख। भाई सांस अंदर गई है ना, तो बाहर भी तो आएगी, क्या बोलेंगे? ख। देखिए हवा लगी तो क्या हो गया हमारा? महाप्राण हो गया। ठीक है, तो अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण का मतलब ये है कि एक बार सांस लेंगे अल्प प्राण, सांस छोड़ देंगे महाप्राण, फिर सांस लेंगे अल्प प्राण, फिर सांस छोड़ देंगे महाप्राण, फिर सांस लेंगे अल्प प्राण। यही तो है। आप लेके देखिए, क ख ग घ अंग। इसी प्रकार से ये बनाया ही गया है कि किसी भी प्रकार से हम लोगों को कोई समस्या ना हो। क्लियर है आप लोग? इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पहले क क्या होगा भाई? अल्प प्राण है। ख क्या होगा भाई? महाप्राण है। ग क्या होगा भाई? अल्प प्राण है। घ क्या होगा भाई? महाप्राण है। और अंगा क्या होगा भाई? अल्प प्राण है। अब इसको हम ट्रिक में याद करना चाहें तो ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आप समझ बैठा लीजिए। पहले सांस लेंगे, पहले लिया तो क बोल दिया, छोड़ दिया तो ख बोल दिया। तो छोड़ दिया मतलब महाप्राण, ले लिया मतलब अल्प प्राण। फिर ले छोड़ दिया तो फिर लेंगे ना तो ग बोलेंगे, फिर छोड़ेंगे तो घ बोलेंगे, फिर लेंगे तो अंगा बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा अल्प प्राण। याद करना चाहे आप लोग, ट्रिक में भी सुनना चाहते हैं सुन लीजिए। 1, 3 और 5। तो पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा क्या होता है भाई? अल्प प्राण। नोट कर लीजिएगा आप लोग कहीं पे भी। 1, 3, 5 क्या होता है? अल्प प्राण। कैसे याद करेंगे आप? 1, 3 और 5, ये क्या है? अल्प प्राण है। ठीक है, और जब 1, 3, 5 अल्प प्राण हो गया, 1, 3 और 5 यहाँ था, 1, 3 और 5 जब अल्प प्राण हो गया तो बचा क्या? बचा भाई क्या? 2 और 4, 2 और 4। तो 2, 4 क्या हो गया? जाहिर सी बात है महाप्राण हो जाएगा। उसमें मुझे लगता है किसी कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1, 3, 5 अल्प प्राण और 2 और 5 क्या हो जाएगा? 2 और 4 क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। इसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा, ये सभी में होगा। सभी मतलब ये सभी वर्गों में हो जाएगा। और वर्ग कितने होते हैं ये भी देखिए, छोटा कर ले रहे हैं, आराम से देखिए, छोटा करके देखिएगा। ये यहाँ तक आप देखिए, कहाँ से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। कुल कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। और पाँचों वर्गों में कितने वर्ग हैं? ये 5 वर्ग हैं। और ये पाँचों वर्गों में, ठीक है, ये पाँचों वर्गों में यही होगा। कौन कौन से वर्ग हैं? छोटा दिखाओ, देख लीजिए। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन पाँचों वर्गों में 1, 3, 5 का नियम लागू होता है। 1, 3, 5 अल्प प्राण है और 2, 4 महाप्राण है। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, जीवन का शाश्वत नियम है। इसको बताना पड़े तो फिर क्या फ़ायदा है पढ़ाई का यार। सबको पता है कि सबसे पहले सांस ली जाती है, और सांस जब ली जाती है तो क्या बोला जाता है? क भी सबसे पहले बोला जाता है। तो अल्प प्राण कौन है? क है। इसमें किसी को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। होगा तो कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिएगा, घोषत्व। घोष क्या होता है पहले वो समझते हैं। घोष होता है जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं, किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं, तो हमारा ये ध्वनि यंत्र है, यहाँ पे कंपन होता है। कहाँ पे कंपन होता है? इसमें ध्वनि यंत्र में, है ना। ध्वनि यंत्र में क्या होता है? कंपन होता है। ये ध्वनि यंत्र है, इसको घेंघी भी बोलते हैं, पता नहीं, लेकिन ध्वनि यंत्र है। यहीं पे कंपन होता है, आप हाथ रख के देख लीजिएगा। और इसी कंपन को घोष कहा जाता है। क्लियर है आप लोग? ठीक है, इसी कंपन क्या बोलते हैं? घोष बोलते हैं। तो जिस वर्ण के उच्चारण में क्या हो, इस स्वर तंत्र में कंपन हो, यहाँ पे कंपन हो, उसे क्या बोलेंगे? सघोष बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? सघोष। और जहाँ पे कंपन न हो वहाँ पर क्या बोला जाएगा? अघोष। ठीक है, तो जहाँ पे कंपन हो वहाँ पे क्या हो जाएगा? सघोष। और जहाँ पे कंपन न हो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अघोष। इतनी छोटी सी बात है, ये तो याद हो ही जानी चाहिए कि जब कंपन करने लगे, बात समझिए, कुछ उसमें करना नहीं है। हिंदी के विद्यार्थी होंगे आप लोग। अ का मतलब नहीं, घोष माने कंपन। तो जिसमें कंपन नहीं है अघोष है, और जिसमें कंपन है वो कौन है? सघोष है। ये भी बताना पड़ेगा क्या? अघोष माने नहीं,
घोष माने कंपन, तो जिसमें कंपन नहीं है वो अघोष है, जिसमें कंपन है वो सघोष है। कैसे याद करेंगे? अरे भाई सबसे पहले याद करिए ना आप लोग, सबसे पहले याद करिए कि पहले क्या आता है? अघोष आता है। पहले क्या आता है? अ आता है, तो पहले अघोष आते हैं। देखिए दो बने हुए हैं अघोष। अघोष माने कौन? दो, क और ख। प्रत्येक वर्ग में एक और दो माने एक और दो, पहला और दूसरा, क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये क्या होंगे? अघोष होंगे। याद करने का सबसे बड़ा तरीका है कि पहले अ आता है। पहले क्या आता है भाई? अ आता है, तो पहले अघोष होता है, और अघोष में कितने होते हैं? दो होते हैं। ठीक है। फिर क्या आता है? सघोष आता है। स आता है, तो सघोष में कितने हैं? तीन हैं। तो कौन कौन से हैं? दो, सॉरी, तीन, चार और पाँच। सघोष में कितने हैं? तीन, चार, पाँच। तो अघोष में एक, दो, और सघोष में तीन, चार, पाँच। तो एक, दो अघोष, तीन, चार, पाँच सघोष। पहले अ आता है तो एक, दो, बाद में स आता है तो तीन, चार, पाँच। यही है, इसी को याद करना है। इसमें कोई बहुत दिक्कत होनी नहीं चाहिए। होगा तो आप लोग कमेंट बिल्कुल करिएगा, कमेंट के लिए खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या का समाधान किया जाएगा। चले आगे देखते हैं। अब एक चीज़ इसी में समझ लीजिएगा, एक लास्ट में हमने बनाया है कि उच्चारण स्थान, ये देखेंगे आप लोग, ये है उच्चारण स्थान। अब उच्चारण स्थान भी देख लीजिए, एकदम सरल ट्रिक्स बता रहे हैं, इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। याद नहीं करना है, समझना है। हमने कहा अल्पप्राण, कोई बवाल नहीं है। क पहले सांस लेते हैं तो अल्प, ख सांस छोड़ते हैं तो महा, ग सांस लेते हैं अल्प, घ सांस छोड़ते हैं महा। क्लियर है? इसी तरह से हमने कहा अभी घोषत्व के आधार पे, तो अ पहले आता है तो अघोष पहले आते हैं एक, दो, स बाद में आता है तो सघोष बाद में आते हैं तीन, चार, पाँच। ये सभी में काम करेगा, चाहे क वर्ग में, चाहे च वर्ग में, चाहे ट वर्ग में, चाहे त वर्ग में, चाहे प वर्ग में। ठीक है। सभी स्वर व्यंजनों में 5 वर्ग होते हैं, क से लेके प तक। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, कुल 25 अक्षर होते हैं। कोई पूछेगा कि स्वर स्पर्श स्वर कितने होते हैं तो बताएंगे 25 होते हैं। ठीक है, ये भी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग सोचते हैं उच्चारण स्थान। एकदम सरल समझिएगा, सिर्फ समझिए मेरी क्लास में, है ना, रटने की आवश्यकता नहीं है। याद ना होगा तो बताइएगा। देखिए पहला वर्ग भाई कौन सा है? कोई बता दे। पहला वर्ग क्या होता है? क वर्ग है हमको। तो और यहाँ पे आपको हमने अभी बार चर्चा की थी, स्वर यंत्र कहाँ है? गले में है। कहाँ है भाई? गला में। इसी को कंठ बोलते हैं। यही फंसेगा तो आदमी मर भी जाता है, और यही दब जाता है स्वर यंत्र तो आदमी भी समझी गए होंगे। चले, तो क वर्ग है। ठीक है, तो क वर्ग का उच्चारण भाई सबसे नीचे कहाँ है? कंठ है ना, गला बताया ना अभी। तो क वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। मतलब कोई बवाल है? क का उच्चारण कहाँ से? कंठ से। तो ख का उच्चारण कहाँ से? कंठ से। भाई वही लेनिया में है, उसी लाइन में तो है। ग का उच्चारण कहाँ से? कंठ से। घ का उच्चारण कहाँ से? कंठ से। अंगा का उच्चारण कहाँ से? कंठ से। पूछना है इसको। क का उच्चारण कंठ से, याद रहेगा सबसे शुरू से बात। और भी याद कर लीजिए, क्योंकि क पहला है और आवाज़ कहाँ से आती है? कंठ से आती है, तो यहीं से उच्चारण होगा। अब चलो एक एक लाइन ऊपर चलते चलो। अब पूछेगा भाई, कोई पूछ दिया च कहाँ से? तो क के बाद, कंठ के बाद क्या आएगा? कंठ के बाद ऊपर चलो, तालु आएगा। क्या आएगा भाई? तालु आएगा। तो च वर्ग कहाँ से होता है? तालु से। कंठ के बाद क्या आता है? मुंह की तरफ चलो, मुंह में तालु आता है, जीभ जहाँ पे होती है। तालु के बाद क्या आता है? अब आइए ट वर्ग में। ट कहाँ से? मूर्धा से। कहाँ से? मूर्धा से। अब कोई पूछेगा मूर्धा क्या होती है? अरे भाई मूर्धा है, मुंह है ना, उसके ऊपर छत होता है। हाँ, इन पे लिंटर लगा हुआ है, समझ रहे हैं ना, इस पे लिंटर लगा हुआ है, इस पे सीख कड़िया बल्ली लगी हुई है। हाँ, नकिया निचवा जो होता है वही है। ये क्या है? मूर्धा है। तो कहाँ से? ट का उच्चारण कहाँ से? मूर्धा। मूर्धा कोई पूछेगा कहाँ? आप बताएंगे मुंह का छत। समझ गए? हाँ, मुंह का छत, ऊपर वाला। चलिए अब अगला क्या है? त वर्ग। भाई त वर्ग कहाँ है? ये भी देख लो। तो समझ गए? त वर्ग देखिए, त वर्ग का उच्चारण कहाँ से भाई? तो मूर्धा तो हो गया ना, छत। छत के बाद क्या आएगा? बाहर आइए, दांत आएगा, एकदम सटे सटे है, काट लेगा। तो त का उच्चारण कहाँ से है ना? दांत से। कैसे जानेंगे? देख लीजिए, त वर्ग कहाँ से? दांत से। त वर्ग कहाँ से? दांत से। कैसे हमने बताया? देखिए क च ट त चौथा है। अब देखिए कंठ, तालु,
मूर्धा, फिर दांत। तो त कहाँ पे आएगा? चौथे पे, और नीचे चलेंगे तो चौथा क्या है? दंत होगा। ठीक है, तो हो गया। देखिएगा अब आगे क्या करा भाई, अगला टॉपिक आइएगा, करा प वर्ग। ये तो सबको पता है भाई, प कहाँ से, प का उच्चारण कहाँ से? दांत के बाद क्या आता है? होठ। नीचे चल रहे हम लोग, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ। क, च, ट, त, प। ठीक है, क, च, ट, त, प, कंठ, तालु, मूर्धा, है ना, दंत, ओट्स। तो प कहाँ से? ओठ से। याद कर लीजिएगा रात में बैठ के, क ता मु द ओ, क ता मु द ओ, क ता मु द ओट, क ता मु द ओट, क ता मु मूर्धा, द दांत, ओ ओट्स, क ता मु द ओट। याद करिए, क ता मु द ओट, क ता, भाई कंठ तो शुरू करेंगे, क है तो क से शुरू करना है, क ता मु द ओट, क ता मु द ओट। याद कर लेंगे, नींद में याद कर लीजिए, क ता मु द ओट। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आता है अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? तो देखिएगा, अंतस्थ व्यंजन जो मुंह में ही बोले जाते हैं। याद रखिएगा, कुछ उसमें नया नहीं है। कह रहा है अंतस्थ व्यंजन कहाँ बोले जाते हैं? जो मुंह में ही बोले जाते हैं। ठीक है, जो मुंह में ही बोले जाते हैं वो अंतस्थ व्यंजन। नाम से देखिए स्पष्ट करिएगा थोड़ा सा आप लोग। अंतस्थ जिसका अंत हो जाए, है ना, अंतस्थ जिसका क्या हो गया? अंत हो गया। कहाँ पे? मुंह में। ये मुंह में ही क्या हो गए? मर गए बेचारे। इनका अंतस्थ व्यंजन इसे बोला जाता है। मुंह में मरना मतलब मैंने आपको पहले कहा था, प्राण का खत्म हो जाना। प्राण माने हवा। हवा कहाँ हो गई? मुंह में ही समाप्त हो गई। तो जब मुंह में समाप्त हो गई तो कौन से हो गए? अंतस्थ व्यंजन हो गए। और जब हवा कहाँ समाप्त हो गई? मुंह में ही समाप्त हो गई, तब ये अल्प प्राण भी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? अल्प प्राण हो जाएंगे। ये क्लियर है आप लोग? अल्प प्राण हो जाएंगे क्योंकि हवा क्या हो गई? मुंह से बाहर आई ही नहीं। और जब अल्प प्राण हो जाएंगे तो इसी अल्प प्राण को हम लोग यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण भी होते हैं, और साथ ही साथ ये कैसे होते हैं? सघोष भी होते हैं। ये प्रश्न याद रखिएगा। जब यहाँ पे अ रहेगा, याद रखिए ट्रिक है ये, जब अल्प रहेगा तो यहाँ पे सघोष हो जाएगा, क्योंकि अंतस्थ और उस व्यंजन में ये फंसेगा। बहुत ट्रिकी चीज़ है कि जब यहाँ पे क्या होगा, ये अल्प होगा तो यहाँ पे सघोष होगा, अ रहेगा तो स हो जाएगा। माने जब अल्प प्राण होंगे अंतस्थ व्यंजन तो क्या हो जाएंगे? सघोष हो जाएंगे। एकदम याद कर लीजिए, अल्प प्राण होगा तो सघोष हो जाएगा, अ आएगा तो स हो जाएगा, और यहाँ पे महाप्राण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है हम लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया अंतस्थ व्यंजन जो मुंह में क्या हो जाए? मर जाए। मुंह में मरेंगे, हवा बाहर नहीं आएगी, अल्प प्राण हो जाएंगे, और जब अल्प प्राण हो जाएंगे तो सघोष हो जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर देखिए, य का उच्चारण तालु से होता है, र का उच्चारण वर्ष से होता है, ल का भी वर्ष से होता है। आप पूछेंगे वर्ष क्या होता है गुरुजी? तो वर्ष क्या होता है भाई? दंत मूल होता है। क्या होता है? दंत मूल। अरे दांत का मूल, मूल माने जड़, दांत का जड़ होती है, दंत मूल होता है। और दंतोष्ठ कौन होता है? वह होता है दांत और ओष्ठ से वह बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्म व्यंजन कौन से होते हैं ये देखेंगे। उष्म व्यंजन, उष्म देखिए कितना अच्छा टॉपिक है। बिना रटे आप इसको अर्थ निकाल सकते हैं। एक था अंतस्थ, अंतस्थ जिसका अंत ही हो गया कहाँ? मुंह में, तो वो क्या हो गया? अल्प प्राण। ये उष्म है, झगड़ा करने वाला। तो झगड़ा कौन करेगा? जिसमें ताकत होगी, अर्थात हवा ज़्यादा निकल रही है, रगड़ के निकल रही है तो ज़्यादा निकलेगी, महाप्राण हो जाएगा। और जब मैंने कहा था कि जब अ आएगा, है ना, अ आएगा तो क्या हो जाएगा? अ आएगा तो स हो जाएगा, और जब म आएगा तो क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। अर्थात जब हवा ज़्यादा निकलेगी तो ये महाप्राण हो जाएगा, और जब महाप्राण हो जाएंगे तो ये सभी क्या हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे। अब पूछेंगे आप उस व्यंजन होते कौन कौन से हैं? अरे भाई उस व्यंजन वही होते हैं जिसमें हवा निकलती है, झगड़ा करते हैं, स स स ह,
देख लीजिए मुंह देखिए गर्म हो गया होगा। स ह क्या है, उष्म व्यंजन है। ठीक है, इसमें एक चीज़ ध्यान देखिएगा, आप कहेंगे गुरुजी स तो बता दिए कि भाई ये अघोष होते हैं, ह नहीं बताया। ह को नोट कर लीजिए, ह जो है क्या होता है, सघोष होता है। मतलब ह इनके साथ हो के भी इनके साथ नहीं है, यही याद रखना है। पूछ लेगा आपसे कि ह जो है अघोष है कि सघोष है, आप तो रट के गए हैं कि भैया ये महाप्राण है, महाप्राण है और साथ ही साथ ये उष्म व्यंजन है तो अघोष होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ह क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। यही आपको ध्यान देना है, एक चीज़ अलग से जो आपको याद रखनी है। बाकी उच्चारण स्थान आप देख लीजिए, स का तालु होता है, श तालव्य होता है। ठीक है, ख जिसको बोलते हैं हम लोग वो मूर्धन्य होता है, और श जो है वृष का होता है, और ह जो है कहाँ से होता है, स्वरयंत्र से होता है। स्वरयंत्र मतलब मैंने आपको अभी चर्चा की थी, स्वरयंत्र का मतलब होता है गला। यही गले में क्या होता है, स्वरयंत्र, जिसको क भी का जहाँ से क का भी उच्चारण होता है। ठीक है, स्वरयंत्र से ही किसका उच्चारण होता है, क का भी होता है, तो क के साथ ह भी आता है, तो स्वरयंत्र या कंठ से उच्चारण किसका होता है, ह का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त व्यंजन, अब देखिएगा संयुक्त व्यंजन क्या है भाई, सबको पता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त माने जुड़ा हुआ, मिला हुआ। ठीक है, अर्थात जो दो व्यंजनों के संयोग से जुड़कर बनता है, मिलता है, उसे जो है संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती है। संयुक्त माने मिलकर रहना, जो दो व्यंजनों से मिलकर रहे वह संयुक्त व्यंजन होता है। अब पूछेंगे आप कौन कौन होता है और इनकी संख्या कितनी है, तो होते ये 4 हैं। प्रश्न याद रखिएगा कि वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं, तो 4 हैं। अब ये मत पूछेगा कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, क्योंकि संयुक्त व्यंजन जो है अनंत होते हैं, इनकी कोई गणना नहीं हो सकती। याद रखिएगा संयुक्त व्यंजनों की कोई गणना नहीं है, क्योंकि आप दिल्ली लिखेंगे तो आधा ल और पूरा ल लिखेंगे ना भाई, तो दिल्ली में भी संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है, लेकिन वर्णमाला में कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, छ है, त्र है, ज्ञ है और श्र है। वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। और ये पूछ देगा भाई, अभी पूछा भी था पीछे, अभी टेट के एग्जाम में, स का उच्चारण स्थान क्या है, स का उच्चारण स्थान तो तालव्य होता है, अभी हमने आपको बताया है ना। अभी ये देखिएगा छ किससे मिलकर बनता है, तो क और श से, क और श से मिलकर बनता है कौन, श, छ, छत्री वाला छ। फिर पूछेगा त्र किससे बनता है, तो त और र से मिलकर बनता है कौन, त्र। देखिएगा त्र, त और र। फिर पूछेगा ज्ञ किससे मिलकर बना है, तो ज्ञ ज और इ से मिलकर बना है। फिर पूछेगा स्र किससे बना है, तो श और र से मिलकर क्या बना है, श्र बना है, श्रीमान वाला श्र बना है। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी चीज़ याद रखने वाली ये है कि इन दोनों सबके नीचे हलंत होगा, दोनों स्वरों पर, दोनों व्यंजनों में नीचे क्या होगा, हलंत लगा होगा। हलंत ही ध्यान रखना है, क्योंकि मूल व्यंजन हलंत के साथ ही होते हैं, ये याद रखिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने टोटल पढ़ लिया। स्वरों की संख्या 11, अयोग व 2, स्पर्श 25, क से लेके म तक आपने पढ़ा। अंतस्थ कितने हैं, 4, य र ल व। ठीक है, य र ल व 4। उसमें कौन होते हैं, स स स ह आपने पढ़ा। कुल मिला के मूल स्वरों की संख्या कितनी है, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। आगे देखिए संयुक्त कितने होते हैं, 4 आपने पढ़ा, श्र, छ, त्र, ज्ञ और श्र। एक इसमें दुगुण व्यंजन है, इसको आप नहीं पढ़ा, ये देख लीजिएगा। दुगुण व्यंजन किसे कहते हैं, कि जब एक ही व्यंजन 2 प्रकार से गुण करने लगे तो उसे दुगुण व्यंजन कहा जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ड, ढ से क्या होता है भाई, ढक्कन होता है, लेकिन जब ढ के नीचे बिंदी लगा लेते हैं तो ये ढ़ हो जाता है और इसी से बनता है पढ़ाई। ठीक है, उसी तरह एक और व्यंजन है ड से डमरू होता है, लेकिन अगर इसके नीचे बिंदी लगा लेते हैं तो ड़ बन जाता है और इससे होता है लड़ाई। तो पढ़ाई और लड़ाई। तो यहाँ देखिएगा ढ़ और ढ
ढ़ और ढ। ढ एक ही है लेकिन दो प्रकार से काम कर रहा है, ढ़ के रूप में भी काम कर रहा है। और ड कितना है, एक है, ये भी दो प्रकार से काम कर रहा है। ड के भी प्रयोग में ला सकते हैं इसको हम, और ड़ के भी प्रयोग में ला सकते हैं हम। तो इसी को क्या कहते हैं, दुगुण व्यंजन कहते हैं। दुगुण का मतलब होता है जिसमें क्या हो, दो गुण हो। तो इसके दो गुण है, ड भी है, ड भी है, ड़ भी है, और ये ढ भी है और हड़ भी है। तो इस प्रकार से आप समझ जाएंगे कि ये दुगुण व्यंजन कहे जाते हैं।